हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बुक के ऊपर जो हमें सिखाती है पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना और पैसे का बेहतर इस्तेमाल करना, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसे लिखा है मॉर्गन हसल ने। मॉर्गन हसल की यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को कोरोना महामारी के दौरान 2020 में डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए लॉन्च किया गया है। उनकी इस किताब से लाखों लोगों को पैसा कमाने में और पैसे को मैनेज करने में बहुत फ़ायदा हुआ है। जो अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, जो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो वह साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस ऑडियो बुक को एक बार ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल बुक की समरी लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में यह बताया गया है कि पैसा के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज़्यादातर जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के बहुत से रूल होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में पैसे रूल से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हसल ने 19 शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए यहाँ हमें यह कन्विंस करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के मुकाबले में हमारी सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इन शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए हमें वह तमाम सुझाव दिए गए हैं जिनको सीखकर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। यह बुक उन लोगों के लिए है, नंबर 1, जो अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, नंबर 2, जो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, नंबर 3, जो अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, नंबर 4, जो एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए अपनी साइकोलॉजी ऑफ माइंड सेट को बदलना चाहते हैं, नंबर 5, जो अपनी ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद लक के सहारे बैठने की जगह अमीर बनना चाहते हैं। तो यह बुक उन सभी लोगों के लिए है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में यह समझाया गया है कि दरअसल हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। सब लोगों का यही मानना होता है कि आज की तारीख में हम अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीज़न ले लिया होता तो शायद आज हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। फिर भी जब बात पैसे के बारे में डिसीज़न लेने की होती है तो दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने डिसीजंस इमोशनल होकर ही लेते हैं और फिर अपने उन डिसीजन को लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि असल में जो सीख हमें पहले मिलनी चाहिए थी वह हमें बाद में मिलती है। यहाँ पर ऑथर ने हमारी मदद के लिए साइकोलॉजी ऑफ माइंड सेट से रिलेटेड उन परफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है जिनकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और जिनके बारे में सीख कर आप बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हम अपनी ज़िंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसी के बेसिस पर हम यह मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन अलग में सच्चाई यह है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है उस इंसान की सोच रिस्क और रिवार्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियली डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है।
लोग अपने पैसे के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसे के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक शख्स पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचता है और ख़ुद को समझदार समझता है। इसलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हैं। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमारी ज़िंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी किस्मत का भी एक अहम रोल होता है और यह हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं, इसलिए जानबूझकर बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार के और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। नंबर 3, नेवर इनफ। हालांकि यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग ख़राब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ यानी बहुत नहीं लगता। यहाँ ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं। महंगी गाड़ियाँ और बंगले वगैरह होने के बाद भी लोग यह चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हों। इसीलिए अपने लालच में वह लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना लालच किस काम का। और विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। इनफ का मतलब यह नहीं कि आप कम में ही खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें, बल्कि इनफ का यह मतलब है कि आप कुछ इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, जबकि आपका पैसों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी वगैरह। किसी भी शख्स को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मॉरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रख सके और समाज के लिए चैरिटी में भी अपना योगदान दे सके। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती है और उसी के मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ता जाता है। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि कोई भी इन्वेस्ट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना। इसमें आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 50-10 साल में नहीं बल्कि 50 साल से ज़्यादा टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ाया था। दरअसल वह उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर्स चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। दरअसल कंपाउंडिंग के लिए एक बहुत लंबे टाइम की ज़रूरत होती है और वॉरेन बफेट सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि वह एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वह इसलिए भी सक्सेसफुल हैं
क्योंकि वह एक बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। पॉइंट नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शख्स को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर थोड़ा पागलपन और थोड़ी किफ़ायत की आदत का होना ज़रूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न तो उन्होंने अपने पैसे को सेव किया और न ही कहीं पर इन्वेस्ट किया, बल्कि वह अपने पैसे को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के अंदर पैसे की समझ का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन यह पता लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा करीब करीब नामुमकिन होता है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की ज़रूरत होती है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए सिक्का उछालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत ही जाएंगे, लेकिन उसे बार बार उछालते रहने पर यह पॉसिबिलिटी ज़रूर है आप जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर आपका बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई कीजिए और तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आप सफल न हो जाएं। इस तरह से आप फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से ज़्यादा आज़ादी दे। यानी आपके पैसे की सबसे अच्छी फॉर्म वह होती है जिसमें आप जो करना चाहें वह कर सकें। एक रिसर्च में यह पता लगाया गया कि कौन सी चीज़ लोगों को खुशी देती है, और यह पाया गया कि वैसे तो हर कोई खुश रहने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज़ ज़्यादातर लोगों में कॉमन थी। जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर और एक बेहतरीन जॉब से भी ज़्यादा मायने रखता है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफ़रत करते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम नहीं बचता। ज़्यादातर लोग अच्छे दोस्त बनाना और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 8, वेल्थी इज़ वॉट यू डोंट सी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज़्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। वह अपना ज़्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीदने से ऐसे लोगों के बारे में यह पता नहीं चलता कि उन्हें वाकई में पैसे की सही समझ है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि ऐसे लोगों को पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। दरअसल हम में से ज़्यादातर लोग दूसरे लोगों को बाहरी देख रेख के बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, लेकिन कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वह कैसे घर में रहता है और वह किस तरह के कपड़े पहनता है, लेकिन असल में वेल्थ नज़र नहीं आती। यह ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीज़ों में नहीं बदला जाता, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह। आपका अमीर होना सिर्फ आप ही मौजूद इनकम को दिखाता है, लेकिन आपके वेल्थी होने का मतलब है कि आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग्स मिलाकर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी के अपने पैसा खर्च कर सकें। रिच होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्थी भी हैं। एक अमीर शख्स दिखने की आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल को तलाश करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नज़र आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। पॉइंट नंबर 9, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की ज़रूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है।
आपकी सेविंग्स, आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप होती है। आपकी सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि आपकी ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। आप अपनी इच्छाओं को कम करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना ज़रूरी नहीं है। ना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। इस ऑडियो बुक का कंक्लूजन: इस किताब में दिए गए एडवाइस का पालन करके आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे आपको अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में ही नहीं उड़ा देनी चाहिए। आप हमेशा अपने खर्चों को कम करिए। आपको लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी तलाश करनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, आपकी हॉबीज़ वगैरह। आपको कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करके कुछ सालों तक बढ़ने दीजिए। इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए। अपने बच्चों के लिए सही प्लान या फंड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि यह रकम बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आ सके। अगर आपको हमारी साइकोलॉजी ऑफ मनी से रिलेटेड यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।